जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं कि 2022 में कौन कौन सी चुनौतियां भारत के सामने आई है और 2023 में कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चैलेंजेस क्या है हमारे इंडिया के। तो चैलेंजेस 2022 में आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसकी वजह से ऑयल प्राइजेस बढ़ गए और बहुत से इंटरनेशनल प्रेशर्स झेलने पड़े। आइए देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज है इंटरनेशनल प्रेशर। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, आपको पता ही होगा, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ और रशिया और हमारे बीच में ट्रेड चल रहा था, तब वेस्टर्न नेशन जैसे ब्रिटेन, जैसे गोरे लोग, इंग्लैंड के लोग, ठीक है, अमेरिका, ये इटली, फ्रांस, जो भी वो वेस्टर्न नेशन है, वो कह रहे थे कि भैया तुम रशिया से व्यापार कर रहे हो, इसलिए रशिया को पैसे मिल रहे हैं वॉर में खर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर था। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्रेशर्स मिस्टर जयशंकर ने बहुत, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और कहा कि एक सीधा साधा सिंपल और स्ट्रेट स्टेटमेंट है कि हम युद्ध के सपोर्ट में नहीं है, और कहा कि हम पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, दोनों विश्व भर में शांति रहे, ये हमारा शुरू से ये रहा है, तो प्रयास रहा है, तो हम इसकी ओर अग्रसर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने पुतिन से भी बात की इस SCO समिट में, कहा कि ये समय कोई वॉर का समय नहीं है, युद्ध करने का कोई समय नहीं है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, युद्ध वगैरह अभी हमें शोभा नहीं देता, ऐसे वगैरह कहा है उन्होंने। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थता करने में मध्यस्थता कर सकते हैं, और उनके बीच में अच्छी खासी बातचीत हुई। हालांकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला, फिर भी हम आगे बढ़ के बात तो कर रहे हैं, ना कि हम युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल प्रेशर जो हैंडल किया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रहा मैं, आप समझ जाइए कि एस जयशंकर ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली, जैसे हम केक काटते हैं वैसे हमने बहुत ही आसानी से हमें इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना ही नहीं पड़ा। जबकि इससे पहले हम देखते थे 2019 से पहले, तो हर समिट में जब भी कोई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, वहाँ पे भाषण देना हो या किसी को समझाना हो, किसी बात पे आगे चढ़ के बात करनी हो अग्रेसिवली, तो मोदी जी को, पीएम जी को जाना पड़ता था UN के बैठक वगैरह में। तो अब तो एस जयशंकर जी यूएन में भी जाके अपना अच्छा खासा स्पीच दे के आए कि नहीं भैया, पाकिस्तान कितना भी गरिया ले इंडिया करके, बट हम टेररिस्ट के अगेंस्ट है और हम किसी के वॉर के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, वॉर हम नहीं चाहते, वॉर ऐसे वगैरह उन्होंने अच्छा खासा भाषण दिया। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने कि इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये क्यों हो रहा है? और रिसेशन 2023 में आ सकता है, 22 में नहीं आया फिलहाल तो, बट रिसेशन, आर्थिक मंदी तो 2023 में आना ही आना है, ऐसे IMF का कहना है। ठीक है, IMF ने एक रिपोर्ट जाहिर की है हाल फिलहाल में, उसमें कहा है कि रिसेशन आना है और भारत को इसका असर नहीं पड़ेगा। फिर भी गवर्नमेंट सतर्क है कि हाँ, भारत में रिसेशन नहीं आना चाहिए, और इसके लिए स्टेप उठा रही है भारत सरकार। ठीक है, तो हाई इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑयल प्राइजेस, यहाँ पे लिखते हैं, ऑयल प्राइजेस बढ़ रहे हैं। आपको तो यह पता ही होगा कि जब भी किसी देश को इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है, तो सबसे प्रमुख भूमिका रहती है ऑयल प्राइजेस की। जब भी ऑयल प्राइस बढ़ता है, तब भी कुछ देश, गरीब देश जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, कंगाल होने की कगार पे है। इवन ब्रिटेन, इटली, स्पेन,
चाहे वो फ्रांस हो, यहाँ पे बहुत बहुत ये हो रहा है, मतलब ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से वहाँ पे सरकार के खिलाफ नाराज़गी लोगों के मन में है, और वो चाहते हैं कि ऑयल प्राइसेस कम हो। ऑयल प्राइसेस का ये संतुलन समझते हैं कि ऑयल प्राइसेस का आम जिंदगी में क्या लेना देना है। जब भी एक सामान जो विदेश से आ रहा है या घर से भी है, मतलब इंडिया से ही है, बट यूपी से उसे पटना पहुंचाना, यूपी से उसे महाराष्ट्र पहुंचाना है, तो वो एयरवे से आएगा नहीं, जहाज में से उड़ के आएगा, तो 1 रुपया जहाँ लगना चाहिए वहाँ तो 10-12 रुपये लग जाएंगे, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। तो आएगा कहाँ से? रोडवेज से, ट्रक से, बड़े बड़े टैंकर्स से वगैरह महाराष्ट्र में वो सामान आएगा। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र आएगा, पर इसके बीच में जो लगेगा वो लगेगा फ्यूल और कुछ नहीं। ड्राइवर का वो तनख्वाह वगैरह वो बाद में छोटी बात है, फिर भी ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। तो जब भी ऑयल का ज़्यादा यूज़ होगा तब तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे में बेचा जाएगा ना। तो इसीलिए जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आज श्रीलंका, ब्रिटेन बहुत ऑयल की वजह से परेशान हो चुके हैं, IMF के पास लोन मांगने चले गए दोनों देश। ठीक है, तो फिलहाल तो यही हो रहा है। जब 1982 टू 1985 में जब गल्फ वॉर हो रहा था, इराक ईरान युद्ध हो रहा था या इराक कुवैत युद्ध हो रहा था, तब हमें भी बहुत से ऑयल हाइप की वजह से कंगाल मतलब IMF की तरफ लोन लेने के लिए जाना पड़ा था। इसी वजह से LPG हमारे रिफॉर्म्स आगे तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। ठीक है, इन्फ्लेशन, और मतलब इन्फ्लेशन अच्छी खासी महंगाई है 7.4, अभी तो रेट मेजर हुआ है कि 7.4 है करके इन्फ्लेशन का, और रिसेशन आ सकता है 2023 में। रिसेशन का कोई असर पड़ेगा नहीं अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, बट इसके मामले में हमें सतर्कता रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और तीसरा प्राइस है एनर्जी सप्लाईज। हमारे एनर्जी सप्लाईज, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, हमारे देश से बहुत कम ही ऐसे एनर्जी सप्लाईज बाहर के देशों, मतलब हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए बाहर के देशों से, जैसे रशिया, UAE, सऊदी अरेबिया, इनसे हम आज भी एनर्जी सप्लाईज के मामले में डिपेंडेंट है, निर्भर है इन देशों पे। तो ठीक है, हम धीरे धीरे करके उसी वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो रहे हैं। इसके नेचुरल सोर्सेस के पे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। अभी हम उसी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि ये शिफ्ट होना 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं है, उससे थोड़ा और अच्छा खासा समय लगेगा। ठीक है, तो हम इस मामले में भी थोड़ा हम एडवांटेज पोजीशन पर हैं, एडवांटेज है हमें इस मामले में भी। एनर्जी सप्लाईज पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तब इंटरनेशनल प्रेशर किस वजह से आया था? एनर्जी सप्लाईज की वजह से। तो रशिया हो, चाहे UAE हो या चाहे सऊदी अरेबिया हो, बाहर से ही हमें एनर्जी सप्लाईज है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि ऑयल हो या गैस हो, इसका विकल्प हम ढूंढ रहे हैं सोलर एनर्जी पे, सोलर या विंड, या फिर हो डैम के थ्रू बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सॉरी, डैम। ठीक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक तो होती रहती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, तो ये 1 साल 1-2 दिन या 1-2 साल की बातें नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जाने में
हमें थोड़ा सा देर ही लगेगा, तो फिर भी हम अग्रेसिव पोजीशन पे इंटरनेशनल प्रेशर हम बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ रहा है जैसे कि श्रीलंका और ब्रिटेन को करना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर भी हमें इस मामले में थोड़ी सतर्कता बरकरार रखनी है कि भैया सोलर और विंड एनर्जी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा वहाँ से प्रोडक्शन हो, ऐसा ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, यहाँ इस बात पे ध्यान देना है और इस पे निर्भरता थोड़ी कम करनी है हमें। इस बात पे भारत सरकार ध्यान दे रही है और हमारे पॉलिसी मेकर्स भी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं कि हमें यहाँ से अपनी निर्भरता कम हो गई तो रुपये की वैल्यू और सब अच्छा ही होने वाला है। यहाँ से ये एकलौता निगेटिव पॉइंट है हमारे निगेटिव पॉइंट है हमारे खिलाफ जा रहा है जो हाल फिलहाल में, तो हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ चौथा पॉइंट है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है सिक्योरिटी कंसर्न। आप समझ रहे होंगे सिक्योरिटी कंसर्न मैंने क्यों लिखा है। 2020 में जून 2020 में 14 जून को जो नापाक हरकत की है चाइना ने गलवान घाटी में घुसकर हमारे बिहार रेजिमेंट के कैप्टन को मुठभेड़ में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हैं हम भी। ठीक है, तो मुठभेड़ में मारे गए और चाइना के सोल्जर्स घुसने की कोशिश कर रहे थे हमारे इलाके में और डिस्प्यूटेड इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमारे जवान उन्हें टैकल करने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच में बिहार रेजिमेंट के कैप्टन हमारे कैप्टन मर चुके, मतलब डेथ हो चुकी है उनकी। ठीक है, तो इस साल को इस बात को थोड़ा वक्त हो चुका है, फिर भी चाइना अभी जैसे ताइवान पे जोर ज़बरदस्ती दिखा रहा है कि ताइवान हमारा पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, उस पार्ट में भी बहुत डिस्प्यूट है हमारे चाइना के साथ। इसीलिए हाल फिलहाल में वर्क किया गया है इन बातों पे। तो इन बातों पे ऐसे वर्क किया गया है कि सिक्किम में एक एयरबेस हाल फिलहाल में 2019 में ऑपरेशनल हुआ है, शायद 2019 या 20 में ऑपरेशनल हुआ है एयरबेस, जिससे कि हम नज़र रख सकते हैं चीन पे। अरुणाचल प्रदेश में भी फ़िलहाल टूरिज़्म के लिए एयरपोर्ट खोला गया है। ठीक है, तो इन स्टेप से क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश में अवेयरनेस बढ़ेगी, सिक्किम में सिक्योरिटी बढ़ेगी और हम अपने सैनिक वगैरह की डिप्लॉयमेंट जो अक्साई चीन की तरफ है वो पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा है एक्चुअली। तो समझ सकते हैं कि हमारा मेन थ्रेट चाइना है, ना कि पाकिस्तान। तो इस वजह से समझ सकते हैं कि हम अच्छी खासी सिक्योरिटी कंसर्न है, हमें अच्छी खासी जानकारी है कि क्या कर रहा है चीन, क्यों कर रहा है चीन और भारत के साथ क्या क्या हो सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है। ठीक है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स में ऐसा नहीं है कि हम चिंता ही जाहिर कर रहे हैं या कुछ कर नहीं रहे। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो जैसे कि यूएस को पता है हम रशिया पे डिपेंडेंट है सिक्योरिटी वेपन्स, जैसे सुकोई S-400 जो मिसाइल लिए है हमने। ठीक है, सुकोई एरोप्लेन मतलब फाइटर प्लेन्स है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वेपन्स है जो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। उसकी तो डिपेंडेंसी, रशिया की डिपेंडेंसी वेपन की भी है हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए यूएस क्या करना चाह रहा है कि हम इंडिया और यूएस मिल के बनाएंगे ड्रोन्स, और वो ड्रोन्स कहाँ बनेंगे भैया? इंडिया में। वो ड्रोन्स बनेंगे इंडिया में और इंडिया चाहे तो इसे बेच भी सकता है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी वेपन की जैसे डिपेंडेंट है इंडिया, मतलब भारत दूसरे के ऊपर निर्भर है कि भैया तुम हमें वेपन दोगे तभी लेंगे। इस मामले में अभी हमने वर्क किया है कि इजराइल
इसराइल के साथ हमारी डील्स चल रही है कि भैया हम भी आपके साथ मिलकर वेपन्स बनाना चाहते हैं। यूएस भी इसी मामले में हमारे सपोर्ट में आया है कि हम भी आपको वेपन आपके ही देश में बना के देंगे, हम आपके सिर्फ भागीदार बनेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान के पास भी अच्छे खासे अमाउंट में और अच्छे खासे ड्रोन है, तो हमें इसे टैकल करने के लिए भी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वो प्रोवाइड कर रहा है इसराइल। ड्रोन को जो मारने वाले हथियार है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा है इसराइल। और यूएस वो बनाना चाहता है इंडिया के साथ मिलके वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बनाना चाहता है यूएस के साथ मिलके, ठीक है। तो ये खुशखबरी है इंडिया के लिए, ठीक है। तो हम भी सिक्योरिटी के जो वेपन्स है उसको बाय भी कर रहे हैं। INS विक्रांत हाल फिलहाल में बनाए है, प्रचंड हाल फिलहाल में बनाए, प्रचंड हेलीकॉप्टर, फाइटिंग हेलीकॉप्टर हाल फिलहाल में बनाए। तो हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बना के लाएंगे हम आपके लिए, ठीक है। तो और अब समझते हैं कि पांचवा मुद्दा ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट की डिमांड है आज ग्लोबल मार्केट की डिमांड है कि चीप लेबर प्राइजेस, कम दामों में ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करके देगा। तो हम भारत सबसे यूथ पॉपुलेशन वाला देश है, हाँ, यूथ लोग रहते हैं यहाँ पे, मतलब जवान लोगों का देश है, ऐसे कहते हैं भारत को, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन 15 से 35 ये उम्र है, इसमें 47% इंडियंस रहते हैं। ये 47%, ये आंकड़ा बहुत ही, हमारे पॉपुलेशन का 47% आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनीज आनी चाहिए थी, बट आई क्यों नहीं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण है, बट उसमें से एक कारण यह है कि हम जो कंपनी को चाहिए वो हम प्रोवाइड ही नहीं कर पाए, उन लोगों को दे ही नहीं पाए, कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को दे ही नहीं पाए। जैसे कि जब भी कोई बाहर की कंपनी आती है तो वो 5-6 एकड़ में तो अपना कैंप लगाएगी नहीं, वो लगाना है तो बहुत बड़े 100 एकड़ लेंगे, ठीक है, 100 या 50 एकड़। वो 50 एकड़ लेने में ही उन कंपनीज को 1 साल लग जाता है कि यहाँ पे कोई मानता ही नहीं भैया कि नहीं हम काहे देंगे, हम क्यों देंगे। इंडिया के लॉ ही ऐसे बनाए गए हैं कि क्या ही बताए। मतलब कंपनी आए और फिर देख के चली जाए कि यहाँ पे लॉ ही अच्छे नहीं है तो हम यहाँ पे रुके क्यों, यहाँ की न्यायिक प्रशासन ही इतना अच्छा नहीं है तो हम रुके क्यों, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे लेबर के लिए, जैसे जो काम करते हैं कामगार जो क्लास है उनके लिए बनाए गए हैं रूल्स कि कोई भी कंपनी में 7 लोग मिलके बना सकते हैं एक यूनियन। 7 लोग 7 लोग मिलके बना सकते हैं एक यूनियन। मतलब एक कंपनी में हजारों यूनियन बन सकती है भैया। आप समझ रहे हैं कि एक कंपनी में 7 लोग मिलके एक यूनियन बना रहे हैं तो कितना खर्चा स्पेंड होगा। जितनी ज़्यादा यूनियन बनेगी उतने ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा हर एक यूनियन को चलाने के लिए, ठीक है। तो कंपनी का कितना खर्चा, जितने ज़्यादा यूनियन बन जाएगी, लेबर यूनियन, कामगार संगठना बन जाएंगी, जैसे कि हम कहते हैं कि एक संगठना, दूसरी संगठना, तीसरी संगठना, चौथी संगठना, जितनी संगठना ज़्यादा बढ़ जाएगी उतने ज़्यादा कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ेगा इन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये इस बात को समझिए आप। इसी वजह से कि यहाँ पे लोग आ नहीं रहे। और तीसरी मुख्य वजह यह है कि कंपनी को चाहिए यूथ स्किल्ड लेबर्स, ठीक है। जैसे कंपनी को चाहिए कि कोई डिज़ाइन बना के दे,
ठीक है, मोबाइल कंपनी है तो डिज़ाइन बना दे, बट यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए एक स्पेशलाइज वर्कर चाहिए, ठीक है, स्पेशलाइज वर्कर। पर इंडिया में कैसे है कि हम दीवार भी बना देंगे, उस पर प्लास्टर भी हम ही लगवा देंगे, उस पर पेंट भी हम ही लगवा देंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट हम ही दो, सब कुछ हम कर लेंगे। सब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बनना चाहते हैं, फील्डिंग भी हम ही करेंगे, बॉलिंग भी हम ही करेंगे, बैटिंग भी हम। नहीं भैया, आपको एक तो बैटिंग ही करना पड़ेगा विराट कोहली जैसा, या तो बॉलिंग ही करना पड़ेगा बुमराह जैसा, बट जो भी काम करें आप उसमें स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। चाइना ने यही किया है अपने आम नागरिकों के साथ, कि उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे चेंजेस लाए कि जिससे स्पेशलाइज्ड वर्कर बने, ठीक है। कोई इंजीनियर बन रहा है तो सिविल इंजीनियर बन रहा है तो घर उससे ऐसा बनाना आना चाहिए कि घर कभी गिरे ही ना। बट यहाँ पे इंजीनियर छोड़ो, ठेकेदार भी घर बना देता है, ठीक है। तो ऐसे लॉज है, ठीक है। इस कारण से भारत को अभी फ़िलहाल बहुत इस वजह से इस ग्लोबल मार्केट में हम हैं, बट हम उपयोगी नहीं है। ग्लोबल मार्केट को हमारी ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही। हमारी जो पॉलिसीज़ है उससे हमें नहीं लगता कि हमारे पास लोग आएंगे, ऐसा लग रहा है कि हमसे लोग चले जाएंगे। तो इसमें भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हमें लगता है कि ठीक है, कुछ सालों में धीरे धीरे अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी है तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होंगे, बट ये चेंजेस थोड़े जल्दी होने चाहिए, ऐसे हमें लगता है। तो आपका क्या कहना है कमेंट में बता सकते हैं आप। और ये एक इसी मुद्दे की वजह से हम पीछे हैं। एक ये मुद्दा सिक्योरिटी कंसर्न में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके अभी धीरे धीरे कुछ सालों में इसमें भी हम मास्टर बन जाएंगे, सबको पीछे छोड़ के देंगे, ठीक है। इकोनॉमी की बात ही नहीं है, हम यूके को छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, ठीक है। इंटरनेशनल प्रेशर का अभी हमें कोई मतलब ऐसा बड़ी चिंता नहीं है जैसे 2019 से पहले होती थी कि मोदी जी को जाना पड़ेगा। अब हमारे एस जयशंकर साहब बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं इन्फ्लेशन। हालांकि ये इसके बाद ग्लोबल मार्केट के बाद ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, वो वॉर ख़त्म होगी तो अपने आप थोड़ा कम होगा, बट फिर भी गवर्नमेंट ने थोड़ा इस पे काम करना चाहिए। और एनर्जी सप्लाईज और इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत गहरा संबंध है। इसको किसी और वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।